बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम तो चेकिंग कराओगे, 3-3 दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ना ये बेहतर है। ये बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आज आप सब लोग शाम के वक्त बड़ी संख्या में यहां पर हमारे विचार सुनने के लिए पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रति लोगों का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अपने एरिया में तो अब लगातार बात चल रही है। हर गांव में जहां मैं जाता हूं, कोई ना कोई ये कहता मिले जी के बीजेपी की मरोड़ काटेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनके बीजेपी की मरोड़ काटोगे कि नहीं काटोगे? तो इस बार इनकी मरोड़ काटनी है। मैं आपको 5-10 मिनट में आपके सामने रखूंगा बात अपनी कि कैसे और क्यों इनकी मरोड़ निकालनी है। लेकिन उससे पहले मैं गांव की पूरी सरदारी को, हमारे सरपंच साहब यहां पर मौजूद हैं, ब्लॉक समिति चेयरमैन यहां पर मौजूद हैं, कई सारे एक्स सरपंच भी मौजूद हैं, हमारे कई साथी उमेश जी, करण जी यहां पर आए हुए हैं, मैच्यू जी और बहुत सारे साथी यहां पर कई दिन से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। सतबीर जाजड़िया जी भी खड़े हैं और जतिन जी भी खड़े हैं, और फिर किसी का नाम छूट जाएगा तो मेरे नाराज हो जाएगा। सुनील पीछे बैठा है, दिलबाग जी हैं, मोर साहब हैं। तो सारे लोगों का बहुत बहुत आभार। एक भारत माता का नारा मेरे साथ बुलंद कीजिएगा, ताकि मैं जो आपसे वार्तालाप करने के लिए आया हूं, जो बात करने के लिए आया हूं, उसको शुरू कर सकें। लेकिन भारत माता को याद करने का एक तरीका होता है। ये पीछे बालक चुप बैठ जाओ, वही इन्हें आगे खींच लाओ, सारा ने कान पकड़ लियो एक दूसरे का, जो भी बालक बोल रहे। एक भारत माता का नारा बुलंद करेंगे, बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके, मेरे साथ पूरी ताकत से भारत माता को याद करेंगे, क्योंकि इस देश के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, इस देश के लिए जीना और मरना चाहते हैं। इसलिए पूरी ताकत से मेरे साथ भारत माता का नारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत आभार आप सभी का। आपकी ये बुलंद आवाज बताती है कि आप इस बार राज बदलना चाहते हैं। और क्यों बदलना चाहते हैं, बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब, लोगों के राज का मतलब कि 5 साल तक अगर आपको कुछ भी काम पड़ता है, अगर माताओं बहनों को कोई काम है तो नेता के यहां जाना पड़ता है। अगर किसानों को कोई काम है, अपनी फसल का दाम चाहिए, मंडी में कोई असुविधा है, आड़तियों, किसानों, नेता के पास जाना पड़ता है। अगर गली बनवानी है, नेता के पास जाना पड़ता है। अगर कोई भी काम हो आपको, अपने दफ्तर से लेके, अपनी नौकरी से लेके, अपने घर की गली तक कोई भी काम हो आपको, 5 साल तक नेताओं के घर के चक्कर काटने पड़ते हैं। 5 साल के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब नेताओं को आपके घर पे आना पड़ता है, माथा टेकना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है। इसका नाम लोकतंत्र है कि 5 साल तक तुम जो मर्जी कर लो, 5 साल के बाद एक बार सर झुका के मेरे दरवाजे पे आना पड़ेगा, जनता के दरवाजे पे आना पड़ेगा। इसका नाम लोकतंत्र है। मैं आपसे पूछता हूं, जब हमारे सरपंच साहब बता देंगे, इनके कुछ अधिकारों के लिए सरपंच सारे इकट्ठे होकर चंडीगढ़ गए थे, लठ मारे थे, सड़कों पे घसीटा गया था इनको, जिनको आपने इतने सम्मान से, सर्वसम्मति से चुन के भेजा, उन सरपंचों का चंडीगढ़ जब गए तो अपमान हुआ था। हमारे किसान पंजाब के, हरियाणा के दिल्ली जाना चाहते थे, इनको कहा दिल्ली नहीं जा सकते आप। इसी तरह से हमारी माताएं बहनें, हमारी पहलवान बेटियां अपने मान सम्मान के लिए संघर्ष करने जंतर मंतर पे बैठी थी, उनको सड़कों पे घसीटा गया था, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। ये सारी चीजें देखते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये किसान जो दिल्ली जाना चाहते थे, इनके ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, क्या कसूर था इनका? क्या है दिल्ली में ऐसा जो वहां जा नहीं सकते? जिन सांसदों को आप चुन के भेजते हो, जिन मंत्रियों को आप बनाते हो, प्रधानमंत्री को जिसको आप बनाते हो, उनका घर है दिल्ली में। जब हम इनके घर जाना चाहते थे
तो इन्होंने हमारे ऊपर लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई। आज ये हमारे घर आएंगे वोट मांगने के लिए। हमारी पुरानी किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, शठे शाठ्यम समाचरेत, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। हम जब इनके घर जाना चाहते थे तो हमारा अपमान हुआ, हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई। आज जब ये आपके घर आएंगे वोट मांगने के लिए तो हिसाब बराबर करने का वक्त है। हिसाब बराबर करने का वक्त है। जितना इन्होंने अपमान किया, जितनी इन्होंने लाठियां बरसाई, सारा गुस्सा मशीन में बटन दबा के निकाल लेना। इनको इनकी औकात बता देना कि जनता के सामने नेताओं की कोई औकात नहीं है। तो इस बार पहली प्रार्थना आपसे करने के लिए आया हूं। पहली प्रार्थना ये, जितना गुस्सा मन में लिए हुए हो वो वोट के जरिए निकालना। हमारा मकसद नहीं लोकतंत्र में किसी से कोई मारपीट करना। जैसी ये जालिम सरकार है, ये गोलियां चलाती है, हम थोड़ी बदले में गोलियां चलाने लगेंगे, हम थोड़ी इनके ऊपर लाठियां चलाएंगे। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है, वोट का हथियार। हम वोट दबा के इनको ये बताएंगे, मशीन पे बटन दबा के, कि तुमको हमारे सामने सर भी झुकाना पड़ेगा और तुम्हारे घुटने भी टिकवा सकते हैं। हमारी एक उंगली में इतनी ताकत है कि ये जो अपने आप को तानाशाह समझे बैठे हैं, ये जो समझते हैं अपने आप को कि गद्दी से कोई उतार नहीं सकता, हम एक उंगली की ताकत से गद्दी से जमीन पे पटक सकते हैं इन लोगों को। इतनी ताकत एक उंगली के अंदर। तो एक तो आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कीजिएगा। अपने वोट की ताकत से इनको इनकी सही जगह बताइएगा। और जैसे, ठीक है, और जैसे आप सब लोगों ने एकजुट होकर के, मुझे तो बड़ी खुशी हुई, मुझे बताया गया कि सर्वसम्मति से आप लोगों ने यहां पे सरपंच का चुनाव किया था। ऐसा ही था? तो सबने आपसी सहमति से यहां पे सरपंच का चुनाव किया था। ऐसे ही एक तरफा वोटिंग इस बार सांसद के चुनाव में कर दो और इस बार इनको बता दो, झाड़ू चला दो पूरे तरीके से। यहां पे झाड़ू का निशान है अपना, झाड़ू चला दीजिए, एक तरफा वोटिंग कर दीजिए। इनको ये बात समझ में आ जाएगी कि अन्नदाता का, माताओं बहनों का, युवाओं का अपमान करने का क्या मतलब होता है। इन्होंने सोचिए किस जगह पे पहुंचा दिया हमारे प्रदेश को। 25 लाख युवा बेरोजगार हैं हरियाणा के अंदर आज के दिन में। आपके यहां भी बहुत बेरोजगार होंगे गांव में। युवा ढूंढता रहता है कि नहीं ढूंढता रहता नौकरी? युवा नौकरी के इंतजार में रहता है कि नहीं रहता? हमेशा युवा नौकरी के इंतजार में रहता है। लेकिन अगर गलती से कोई निकाल भी दी नौकरी तो या तो उसका पेपर लीक हो जाता है, नहीं तो वो नौकरी कोर्ट में फंस जाती है। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर, 2 लाख सरकारी नौकरी। लेकिन जब नौकरी देने का टाइम आता है तो ये 2 लाख सरकारी नौकरी नहीं देते, तो खाली की खाली पड़ी है। इसकी जगह पे बोले इजराइल चले जाओ नौकरी करने के लिए। इजराइल क्यों? क्योंकि इजराइल से पूरी दुनिया के लोग नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, वहां पे युद्ध चल रहा है। हमारे बच्चों को कह रहे हैं इजराइल चले जाओ, जहां से सारे छोड़ के चले गए, वहां हमारे बच्चों को मरने के लिए भेजना चाहते हैं। इतनी जालिम सरकार है। इस जालिम सरकार को जवाब देने का वक्त है। हमारे बच्चों को रोजगार देने का वक्त है। इन्होंने ऐसी सरकार बना दी कि राशन के लिए सबको लाइन में खड़ा कर दिया। हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो नौकरी के लिए लाइन खत्म ही ना हो। एक भर्ती खत्म हो तो दूसरी शुरू हो, दूसरी खत्म हो तो तीसरी शुरू हो। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे। अगर मोदी जी ये नहीं कहते कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, कभी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। युवाओं ने कहा कि रोजगार की जरूरत है। ये एक आदमी कह रहा है कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इसलिए सारे युवा एकजुट होकर के उनके पीछे चले और उनकी सरकार बनी। लेकिन उन्होंने युवाओं की पीठ में चाकू घोंप दिया। उन्होंने युवाओं के साथ गद्दारी की। पूरे 10 साल के कार्यकाल में 2 करोड़ तो छोड़ दो, 2 करोड़ हर साल की बात हुई थी। पूरे 10 साल के कार्यकाल में 2 लाख नौकरी भी सही तरीके से केंद्र सरकार ने नहीं दी। इन्होंने युवाओं को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया। हमारे युवा, ये तो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, लेकिन हमारे युवा आज के दिन में आधा आधा किला किसी का आवे, किसी का पौना किला आवे। अपनी जमीन बेच बेच के विदेश जा रहे हैं मजबूरी में। सारे बच्चे, किसी को देख लो, कोई 12वीं करता है, ये कहता है जी बाबू विदेश जाऊंगा। और हम मजबूर हैं कि हमारी जमीन बेच बेच के बच्चों को विदेश भेजते हैं। लेकिन उसका परिणाम समझ लो। आज के दिन तो विदेश भेज देते हैं कि कोई नहीं, वहां खा कमा लेगा, लेकिन उनके परिणाम आने शुरू हो गए उसके। मेरे पास बहुत से ऐसे मामले आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कई ऐसे मामले आते हैं कि बच्चा विदेश चला गया,
गलत तरीके से 2 नंबर से गया है। हम सबको पता है कि 2 नंबर से जाता है हमारा बच्चा। पहले तो वहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसका भरोसा नहीं होता। इतने साल पाल पोस के आप उसको धकेल देते हो कि गलती से पहुंच गया तो खा कमा लेगा। लेकिन जब वहां पहुंच जाता है 7-8 साल तक वापस नहीं आ सकता। मैंने कई ऐसे केस देखे, पीछे से भगवान ना करे मां बाप का देहांत हो जाए, आग देने के लिए भी बच्चा वापस नहीं आ पाता। फिर किस लिए पाल पोस के इतना बड़ा किया था बच्चों को? किस लिए युवाओं को इतना पढ़ा के, इतनी मेहनत करके, अपना पेट काट के स्कूल भेज के बड़ा किया था? इसलिए कि अंतिम क्षणों में आपके साथ ना हो, इसलिए कि आग देने के लिए भी वापस नहीं आ पाए। इससे भी बुरा जिसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। एक पिता का मेरे पास फोन आया, बोले हमने बेटे को विदेश भेजा था और सब 2 नंबर से भेज रहे हैं। बोले कि हमने बच्चे को विदेश भेजा था, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, उसकी मौत हो गई। 15 दिन बाद मेरे पास फोन आया था, बोले 15 दिन हो गए, शरीर भी वापस नहीं ला पा रहे, पार्थिव शरीर। हम अपने बेटे को आग देना चाहते हैं, मदद कर दो। हमने मदद की, हमने एम्बेसी में बात की, वहां हमारे लोग थे, उनसे मदद कराई। 21 दिन के बाद उस बच्चे का शरीर वापस आया, तब अग्नि दे पाए। ऐसी हालत कर दी, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। कुछ समय बाद ऐसे हालात हो जाएंगे कि सिर्फ बुजुर्ग बचेंगे गांव के अंदर। ये सरकार चाहती है ऐसे हालात, क्योंकि ये दबाने वाली सरकार है, तानाशाही वाली सरकार है। युवा डट के मुकाबला कर सकते हैं इनका, इनसे सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए ये सारे युवाओं को विदेश भेज के इसी तरीके से यहां पे बुजुर्ग बचेंगे, कोई आवाज भी नहीं उठा पाएगा। ये लाठियों के साथ बात किया करेंगे, ऐसी तानाशाही सरकार है। इसलिए इन्होंने हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बुजुर्गों की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए ऐसी सरकार को यह मौका आया आपके पास 5 साल के बाद। अगर इस बार कोई गलती हमसे हो गई, मेरी बात का यकीन मानना, देश में चुनाव होने बंद हो जाएंगे। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपसे छीन ली जाएगी। इस बार से ही शुरू हो गया है। कई जगह पे गुजरात के अंदर कोई चुनाव नहीं हुआ, बीजेपी का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ, विपक्ष के जितने कैंडिडेट थे सब पे दबाव डाल के पर्चा वापस करा दिया और वो बीजेपी का आदमी बिना चुनाव के वहां पे सांसद बन गया। 20 लाख लोग वोट ही नहीं दे पाए। 20 लाख लोगों की ताकत छीन ली वोट देने की। मध्य प्रदेश में इंदौर में ऐसा ही हुआ। बीजेपी का कैंडिडेट सामने वाले सारे कैंडिडेट के या तो पर्चे वापस करा दिए, या डरा धमका के, या कागजों में गड़बड़ करके सारे कैंडिडेट हटा दिए सामने से, और वो सांसद बन गया बिना चुनाव के। अगर इस बार हमसे गलती हो गई तो अगली बार से सारे बीजेपी के सांसद बना करेंगे बिना चुनाव के। आपके वोट की कोई कीमत नहीं रहेगी, कोई वोट मांगने आएगा ही नहीं आपके पास। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूं आपको। इस बार जब चुनाव घोषित हुए, चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी, कोई कैंडिडेट किसी पार्टी ने अनाउंस नहीं किया था, उससे पहले मोदी जी बोले 400 पार आएंगे हमारी, 400 पार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनता के राज में तो जनता के सामने हाथ जोड़ोगे, वोट मांगोगे, झोली फैलाओगे, तब तो पता चलेगा कि सीट आएगी कि नहीं आएगी। चुनाव घोषित होने से पहले किस अहंकार में ये कह रहे थे कि 400 पार सीट आएंगी हमारी। इसका मतलब इनको आपके वोट की जरूरत नहीं है। ये अपने अहंकार में ये कह रहे थे कि तुम वोट दो या मत दो, 400 सीट तो हमारी आनी आनी है। जो आपके पास वोट मांगने नहीं आता आपका, क्यों देते हो उसको वोट? हमारे जो सांसद के उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता जी, 900 के 900 गांव, कुरुक्षेत्र लोकसभा में 900 गांव हैं। हमने जिस दिन चुनाव लड़ने का फैसला किया, हमने कहा डॉक्टर साहब तगड़े हो जाओ, 900 गांव में जाके लोगों से वोट मांगना पड़ेगा, एक एक गांव में जाके। और उन्होंने इसको स्वीकार किया, इस चैलेंज को। बोले अगर लोगों की सेवा करनी है तो मैं एक एक गांव में जाऊंगा, वोट मांगूंगा। 450 से ज्यादा गांव में जा चुके और 900 के 900 गांव में जाके वोट मांगेंगे हाथ जोड़ के। तो जिसको आपका वोट चाहिए नहीं, जो पहले ही कह रहे हैं हम तो 400 पार हैं, उस पर अपना वोट क्यों बर्बाद करते हो? जिसको आपका वोट चाहिए, जो हाथ जोड़ के मांग रहा है, इसका मतलब वो उसका सम्मान भी करेगा, बाद में आपका काम भी करेगा। ऐसे व्यक्ति को वोट दो। अगली बात कि जिसको आपके बीच में बीजेपी उम्मीदवार बना के लाई है, आपके बीच में सांसद भी रहे हैं। ये इनके पिताजी भी सांसद रहे थे। इनके पिताजी तो बहुत बढ़िया आदमी भी थे, लेकिन ये जब सांसद रहे, एक बार ये चुनाव हार गए। जब ये चुनाव हारे 2014 में, तो ये कह के गए कि अब कुरुक्षेत्र में पांव नहीं रखूंगा। भाई हारो या जीतो, जब सामाजिक जीवन में आ गए, लोगों ने अगर अस्वीकार कर दिया तो उसके बाद भी हाथ जोड़ के उनकी सेवा करनी चाहिए 5 साल। लोग अपने आप दोबारा चुनते हैं। लेकिन इन्होंने कहा अब मैं कुरुक्षेत्र में पांव नहीं रखूंगा।
उस वचन के तो पक्के निकले, 10 साल तक कुरुक्षेत्र में पांव नहीं रखा, किसी के दुख सुख में शामिल नहीं हुए। लेकिन जिसको 2014 में मोदी जी कहते थे ये सबसे बड़ा कोयला चोर है नवीन जिंदल, ये सबसे बड़ा लुटेरा है, मोदी जी खुद कहते थे, कुरुक्षेत्र आके कह के गए थे। आज उसको कोहिनूर बना के ले आए अपनी पार्टी में और कह रहे हैं ये हमारा उम्मीदवार, इसको लड़ाएंगे चुनाव। बीजेपी का कार्यकर्ता भी घर बैठ गया है। बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा हम पागल हैं क्या? प्लेट में कोयला ले लेके जाते थे 2014 में जब प्रचार करते थे, कहते थे नवीन जिंदल कोयला खा गया, कोयला खा गया। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता प्लेट में कोयला लेके घूमते थे। जिसको कल तक कोयला चोर कहते थे, आज कोहिनूर कैसे कहें, इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता भी घर जाके बैठ गए, कोई मदद नहीं कर रहा है। तीसरा आदमी, पहले तो यह समझ लो कि इस बार वोट की दो ढेरी हैं। गठबंधन क्यों किया? कांग्रेस के भी कई साथी कहते हैं क्या जी आप तो कांग्रेस के भी खिलाफ कई मुद्दों पे बोलते थे, कई जगह चुनाव भी कांग्रेस के खिलाफ लड़े हैं, बोले क्यों इकट्ठे हो गए? मैंने कहा कि ना कांग्रेस इंपॉर्टेंट है, ना आम आदमी पार्टी महत्वपूर्ण है, ना राहुल गांधी महत्वपूर्ण है, ना केजरीवाल महत्वपूर्ण है, ना अनुराग ढांडा महत्वपूर्ण है। ये देश महत्वपूर्ण है। देश रहेगा तो कांग्रेस भी रहेगी, आम आदमी पार्टी भी रहेगी और हम भी रहेंगे। आज देश के ऊपर संकट है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, उस संविधान के अंदर हमको सारी ताकतें दी थी। उसी संविधान में लिखा था कि हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। आज उस देश की, उस संविधान की ताकत ये छीनना चाहते हैं। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश की आजादी को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमने कहा कि आपसी लड़ाई तो बाद में भी लड़ लेंगे। अपने गांव में होता नहीं, 10-10 लोग खड़े हो जाते हैं सरपंची में, लेकिन जब चुनाव बीत जाए और गांव पे कोई संकट आए तो 10 लोग अलग थोड़ी रहते हैं, 10 के 10 इकट्ठे होकर इकट्ठे लड़ाई लड़ते हैं जब गांव पे कोई संकट आता है। इसी तरह से आज जब देश पे और संविधान पे संकट है तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, इंडिया गठबंधन बना लिया। जब इंडिया गठबंधन बना लिया तो पूरे देश में वोट की दो ही ढेरी रह गई, एक इंडिया गठबंधन की ढेरी है और एक बीजेपी की ढेरी है। एक अंधभक्त जितने भी हैं देश के अंदर, अंधभक्त मतलब ऐसा चश्मा लगा लिया मोदी का, कुछ और दिखता नहीं, अपने मां बाप भी नहीं दिखते, अपने बच्चे नहीं दिखते, मोदी मोदी दिखता है, उनको हम कहते हैं अंधभक्त। अंधभक्त तो देंगे बीजेपी को वोट और देश के सारे देशभक्त देंगे इंडिया गठबंधन को वोट। ये दो ढेरी हैं इस बार। जब आर पार का चुनाव है, पूरे देश के अंदर लोगों को पता है, तो फिर तीसरा जो भी आएगा इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वोट काटने के लिए आया है। ये समझना इस बात को। तीसरा व्यक्ति जो भी चुनाव के अंदर वोट मांगने आ रहा है, इसका मतलब वो आर पार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आया है, वोट काटने के लिए आया है। एक बुजुर्ग मेरे को ने बोले, बेटा जी तो को नहीं करता, वोट देने का इन तीसरे आदमी तय। बोले लेकिन ये ताऊ का लाल है। मैंने कहा जी ये ताऊ का लाल नहीं है, ये बीजेपी का दलाल है। समझो इस बात को, समझो इस बात को कि विधानसभा के अंदर जब विश्वास मत बीजेपी लेके आई, बीजेपी की सरकार बचाने के लिए विधानसभा से बाहर निकल गए, खिलाफ वोट क्यों नहीं किया? जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो बीजेपी की मदद करी, जब राज्यसभा का चुनाव होना था तो बीजेपी की मदद करी। आज भी यहां से कोई लेना देना नहीं। पिछली बार चुनाव लड़े थे, आपने पता 60,000 वोट आए थे इनके, जीतने का कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं कि ये जीत सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ वोट काटने की नीयत से यहां पे आए हैं ताकि अपने कुछ वोट काट लें और भारतीय जनता पार्टी की मदद हो जाए। इन साजिशों को समझना भी बहुत जरूरी है। एक और बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझा देता हूं कि ये जो कमल का फूल है, ये देखने में सुंदर लगता है, लेकिन कहां पे उगता है? ये कहां उगता है जी? और कीचड़ किस चीज से साफ होता है? झाड़ू से कीचड़ साफ कर दो, कमल उगने बंद हो जाएंगे। इस बात को याद करो। और फिर ये आखिरी बात आपको समझा रहा हूं, फिर ये आएंगे आपके बीच में बताने, कोई बीजेपी का व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा, कहेंगे कुछ नहीं हो सकता, मशीन सेट है, कुछ नहीं हो सकता, मशीन सेट है। ये इसलिए फैलाते हैं ताकि आपका हौसला टूट जाए, आप घर बैठे रह जाओ, आप वोट डालने ना जाओ, इसलिए अफवाहें फैलाई जाती हैं। इनकी मशीन की सेटिंग हमने पंजाब में भी देखी और इनकी मशीन की सेटिंग हमने दिल्ली में भी देखी। इनकी सेटिंग खत्म करने का फार्मूला है हमारे पास। आज वो फार्मूला आपको बता के जा रहा हूं। ये 2-4% की बेईमानी कर सकते हैं,
2-4% की बेईमानी कर सकते हैं, लेकिन उसका इलाज है। मशीन के ऊपर इतनी बार झाड़ू का बटन दबा देना, क्या होगा उससे? मशीन भी चिल्ला चिल्ला के कहेगी कमल मेरे बस की कोनी, मैं नहीं मदद कर पाऊं तेरे। जब चुनाव आयोग के अधिकारी मशीन को लपेट के लेके जाते हैं डब्बे में डाल के, इतनी बार झाड़ू का बटन दबा देना अपने गांव से, अपने बूथ से, कि उन चुनाव अधिकारियों को 4 जून का इंतजार नहीं करना पड़े। जब मशीन उठा के ले जाएं तो झाड़ू के बटन की हालत देख के तभी समझ जाएं कि हो क्या रहा है इस बार चुनाव के अंदर। कुरुक्षेत्र में झाड़ू चल रही है इस बार। तो आप सबसे यह अनुरोध करने आया हूं, जब चुनाव नजदीक आएगा, वैसे तो ये इनकी गलतफहमी है, इनको लगता है कि ये हमारा जमीर खरीद सकते हैं, इनको लगता है ये पैसे के दम पे, शराब के दम पे वोट ले सकते हैं। हमने इनको झूठा साबित किया, बार बार किया है। पंजाब में इनको झूठा साबित किया, खूब पैसे बहाए। दिल्ली में खूब पैसे बहाए इन्होंने, हमने झूठा साबित किया कि लोग पैसे पे वोट नहीं देते। लेकिन फिर भी आपके बीच में एक निवेदन करके जा रहा हूं, इनका अगर अहंकार तोड़ना है तो शराब तो लेना मत, शराब गंदी चीज है, घर खराब कर देती है। लेकिन अगर पैसा देने कोई आए तो कहना कि इस बार मुकाबला तगड़ा है, इतने से काम नहीं चलेगा, डबल लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लूट लूट के इकट्ठा कर रखा है, हमारी खून पसीने की कमाई इन लोगों ने लूट लूट के अपने घर भर रखे हैं। इनको बोलना इतने में काम नहीं चलेगा, इस बार डबल पैसे लगेंगे। पैसे इनसे लेंगे और वोट, पैसे इनसे लेंगे और वोट, ये फार्मूला याद कर लो। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? आगे भी चुनाव लड़ने के लायक नहीं रहने चाहिए ये। सारा पैसा ले लो और झाड़ू चला दो। एक तो अपन जीत जाएंगे, जो इन्होंने गलत काम किए सारे ठीक कर देंगे, और दूसरा ये आगे से अपने पैसे की ताकत के दम पे झूठी राजनीति करने के लायक नहीं रहेंगे। इनका इस बार ऐसा इलाज करना है। आपने अखबार में पढ़ा भी होगा, खूब पैसे इनके पास। कल एफिडेविट भरा है, पता नहीं 800-900 करोड़ रुपए ले रहे हैं, खूब पैसे हैं इनके पास। तो ध्यान रखना इस बार जब आपके पास आए। आप सबसे इतना निवेदन करते हुए, आपने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि इस गांव से एक तरफा वोटिंग हमारे लिए होगी, और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरी बात सुनी। एक बार मेरे साथ भारत माता का नारा बुलंद कीजिएगा। इस बार आपकी आवाज मुझे बताएगी कि आप कितनी ताकत से मतदान में हिस्सा लोगे और आम आदमी पार्टी को जितवाने में मदद करोगे। एक बार एक अर्जी और है मेरी आपसे, वैसे तो अगली बार तक, जब तक आपसे मिलने हम आएंगे, मैं 1 मिनट में सुनूंगा जी, 1 मिनट बस। अगली बार जब मिलने आएंगे तब तक हो सकता है केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, कोर्ट में केस चल रहा है। इन्होंने, केजरीवाल जी भी हरियाणा के ही है, अपने हरियाणा का खून है। इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई हरियाणा का आदमी देश में इतनी तरक्की कर रहा है कि वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है कल को। हरियाणा का आदमी ऊंचाई पे जाए, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया उनको झूठे केस में। एक चवन्नी आज तक हमारे किसी नेता के यहां से बरामद नहीं हुई, एक चवन्नी भी बरामद हो जाए, हम अपने मंत्री को खुद गिरफ्तार कर लेते हैं। एक चवन्नी बरामद नहीं हुई, इन्होंने हमारे नेता को उठा के जेल में डाल दिया। एक हरियाणवी होने के नाते भी, हमारे हरियाणा के खून की तरक्की रोकने के नाते भी, इस बार इनको बदला लेना, इनसे जेल का जवाब वोट से देना। इस बार जेल का जवाब, जेल का जवाब, जुल्म का जवाब, जुल्म का जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भारत माता का एक बार मेरे साथ नारा लगा दीजिए बुलंद आवाज में। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत।